आऊसाहेब, आमचे आबासाहेब, तानाजी काका, यसाजी काका म्हणतात की तुमची सोन्यानं तुला होणार आहे. शिवबा, आमची तुला कशा पायी? तुला जोखायची ती भगवंताची. तेच तर करतो आहोत आम्ही. आऊसाहेब, आई जगदंबेची तुला जोखण्याचं सामर्थ्य आमच्यात नाही, परंतु त्या जगदंबेचं मूर्त रूप असलेल्या आमच्या आऊसाहेबांची तुला जोखण्याचं सामर्थ्य आई जगदंबेनं नक्कीच दिलंय आम्हास. आणि आऊसाहेब, साक्षात सूर्यनारायणाला पडलेलं साकडं खुलं करण्यासाठी आम्ही आपली नाही तर आणखी कुणाची तुला जोखावी? आमच्या हृदयस्थ जगदंबेनं आम्हाला आदेश दिलाय की आम्ही आपली सुवर्ण तुला जोखावी. जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. आऊसाहेबांचा विजय असो! आऊसाहेबांचा विजय असो! आता खरं बळीराजाचं राज झालं. आमचा नाही, स्वराज्याचा जय जयकार करा आणि राजेंना आशीर्वाद द्या. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुर्कीव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्. हे एकलिंग जी, आलमगीर औरंगजेब ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, हमें उसमें कामयाबी हासिल हो, शिवा पर जीत हासिल हो. जय एकलिंग जी. शिवबा, आज आमची कूस धन्य झाली. आऊसाहेब, आमचं कसलं कौतुक त्यात. उलट हिऱ्याची तुला सोन्यानं करू शकलो याची खंतच आहे.
पंत काका चलावे. कुठे? आपली तुला. नाही राजे, आमच्या गरीबाची कसली आली तुला? आम्ही स्वराज्याचे चाकर. पंत काका, अहो भरभक्कम देह स्वराज्यासाठी चंदनासम झिजवला. आमच्या लहानपणापासून आमची सावली सारखी पाठराखण केली, वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. आदिलशाही मुघलशाही स्वराज्याचे वकील म्हणून गेला. रांगड्या मराठी बोलीत सुलतानांची कान उघाडणी केली. तेव्हा स्वतःच्या जीवाची देखील पर्वा केली नाही. आपल्या देखरेखीखाली स्वराज्याचं सुराज्य होत आहे. आपल्या राजनिष्ठेनं स्वराज्याचं सोनं होत आहे. आपल्या प्रति कृतज्ञता म्हणून आपली सुवर्ण तुला. राजे, धन्य धन्य झालो. असा राजा हवा. असा राजा असल्यावरती आम्हीच काय तर मग रयत जीव ओवाळून टाकेल. आज आम्ही भरून पावलो. आमची निष्ठा सार्थकी लागली. ये हमारी निष्ठा का फल है शरण चंडी, है एकलिंग जी. हुकुम, हमें मुगलिया सल्तनत से वफादारी निभाने का घना चोखा इनाम मिले. दिलेर खान साहब हमारा मजाक उड़ाते हैं लश्कर के सामने, हमारी भाविकता पे हंसते. के कहे हैं दिलेर खान साहब? वे कहे तंत्र मंत्र से ही शिवा को हरा सके तो दिल्ली में ही करने थे, यहां आने की क्या जरूरत हो गई? उग्रसेन जी, दिलेर खान साहब की बातों पर आप ध्यान ना दें, अपने काम पर ध्यान दो. वही तो हमें करने नहीं देते हुकुम, ताने देते हैं हमें. हमें एक बात समझ में ना आवे है हुकुम, आलम पना ने हमारे साथ इस मुहिम पर दिलेर खान साहब को क्यों भेजा? बादशाह सलामत और मुगलिया सल्तनत पर हम राजपूतों का घना एहसान होवे, फिर भी बादशाह औरंगजेब का हम पर भरोसा ना होवे. क्या यही इनाम मिला हमें सल्तनत से वफादारी का? उग्रसेन जी, अदब अदब. हजरत आलमगीर औरंगजेब के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते हम. और मुहिम पर किसे भेजना है और किसे ना भेजना है, ये बादशाह सलामत बखूबी जानते हैं. आपाजान, दिलेर खान साहब लिखते हैं, जहांपना का इकबाल बुलंद हो. मिर्जा राजे को दक्कन की मुहिम पर भेजकर हम मुगलिया सल्तनत ने अपने खजाने की बर्बादी की है. मिर्जा राजे को अपने भूत परस्ती से फुर्सत नहीं. जब देखो तब बूत के सामने इबादत करते बैठते हैं. नवाब शास्ता खान साहब की दक्कन की मुहिम के वक्त जो बेइज्जती सहनी पड़ी, वही दोहराए जाने की आसार नजर आ रहा है. कहा था, हमने यही कहा था, उस काफर को दक्कन पर मत भेजिए. लेकिन हमारे भाईजान को उनकी वफादारी पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है. लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि हम सही थे और वो गलत. वो काफर सिवा अपनी मीठी मीठी बातों से मिर्जा राजा को फंसाकर अपनी तरफ कर लेगा. या अल्लाह, रहम कर. दिलेर खान साहब, बिल्ली को लगता है कि वह आंख मूंद कर दूध पीती है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा.
मतलब हम कुछ समझे नहीं राजा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब हम समझाते हैं खान साहब। आप बादशाह सलामत को हमारी शिकायत करने वाला पैगाम भेजेंगे, हमें पता भी ना चले, ऐसी गलत फहमी में ना रहे। आपसे घना तजुर्बा हुआ है हमें सियासती मामलों में। देखिए राजा जी, लेकिन इतने साल हमने मुगली सल्तनत की इबादत की है, कौन कितने पानी में है सब जानते हैं हम। राजा जी, आप तो खफा हो गए। लगता है कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है आपको। दुश्मन को अगर मात देनी है तो सिर्फ मैदान में शमशेर चलाने से काम ना हुए, उसके लिए दिमाग में चोखा पट बनाना हुए। दिलेर खान साहब, दुश्मन पर हमला करने से पहले उसकी तैयारी कितनी चोखी है ये देखना जरूरी होवे। और खान साहब, हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी ना करें। हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, ये हमारा निजी मामला है। लेकिन उसके साथ साथ सियासती काम भी करते हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। पाहिलत का बाईसाहेब, पुतळा बाईसाहेबांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहतोय. किती समाधानी दिसतायत नाही त्या. बाईसाहेब, अहो खरंच आहे बघा, पण कसं आहे, मनातली इच्छा अशी अचानक पूर्णत्वास गेली की समाधान मिळतच. खरं आहे. एवढ्या मोठ्या काळानंतर राजेंचं कुटुंब कबिल्यासह देवदर्शनास जाणं आणि आऊसाहेबांची सुवर्ण तुला करणं मनाला समाधान देऊन गेलं हो. आणखी एक गोष्ट नामी झाली, ती म्हणजे पंत काकांची तुला. राजेंची ही कृती म्हणजे नैतिकतेचं प्रतीकच. हा असा राजा असल्यावर प्रजेला उणते काय. स्वराज्याचा पाया हा नैतिक अधिष्ठानावर उभा आहे आणि म्हणूनच तो भक्कम आहे. इतका भक्कम की स्वराज्याचं कोणीही काहीही नुकसान करू शकणार नाही. राजेंनी उभारलेल्या या स्वराज्याचं कोण काय वाकडं करू शकणार आहे. अहमदनगर के नीचे सूपे से लेकर बीजापुर की सीमा तक ये है पुणे का दक्षिणी मुल्क, और ये कोकण का दरियाई मुल्क जहां सीवा अपना समुद्री किला बना रहा है. यही है सीवा का स्वराज. अदना सा है ये स्वराज. हमारे सल्तनत के आगे तो इसका कुछ वजूद ही नहीं है. पर इससे सब डरते क्यों हैं इतना? अदना सा तो है खान साहब, नासूर की तरह है. हमारी मुगली सल्तनत के लिए नासूर बन चुका है ये सीवा का मुल्क. ये मरघट्टे जादू टोना जानते हैं क्या? जादू टोना तो नहीं, पर अपने मुल्क का सही इस्तेमाल करना जानते हैं. मतलब? सीवा का ये मुल्क ऊंची ऊंची पहाड़ियां और खाइयों से भरा पड़ा है. इन पहाड़ों में छुपकर ही ये हमला करे हैं. उनके हमले का उनका अपना तरीका हुए, जिसे वे गणिमी कावा बोले हैं.
गणिमी कावा। और खान साहब, दूसरा पहलू है उनके किले और किलेदार। उनके उन पहाड़ी किलों पर हमारी तोपें, हाथी, ये सब पहुंचना नामुमकिन है। और जब भी हम किले की तरफ रुख करते हैं, ये मरहट्टे किलेदार ऊंचाई से हमला बोल देते हैं और हमें खदेड़ देते हैं। बहुत बहुत शातिर होते हैं ये मराठे। सिर्फ शातिर नहीं खान साहब, अक्लमंद भी हैं। उनका हर एक शमशेर बहादुर वतन परस्त है। ना उन्हें अपने जान की परवाह है, ना किसी इनाम का लालच। एक ही जुनून सवार है, स्वराज और सिवा। बस 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 राजा जी, बस यूं उनके तारीफों के पुल न बनाइए। कुछ तो कमजोर कड़ी होगी इस स्वराज की, जिसे हम तोड़ पाएं और सीवा को शिकस्त दें। है खान साहब, उनकी कमजोर कड़ी हुए है खजाने में दौलत की कमी। और कमजोर दरियाई ताकत। इतना सा अदना सा मुल्क और खर्चे घने सारे। और वो सिवा अब 2-4 लड़ाकू जहाज और दरियाई किला बांध रहा। हाँ, इससे उसकी दरियाई ताकत में इजाफा जरूर होना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो ध्यान रखना है कि पूरी ताकत के साथ जूझना है और सिवा को उसके स्वराज के साथ मसल देना है। मिर्झा राजांचं स्वराज्यावरचं संकट अधिक गडद होऊ लागलं राजे। आपणास पूर्ण तयारीनिशी युद्धास तोंड द्यावं लागणार। होय औषध, त्यासाठी सर्व गडकोटांवर धान्यसाठा आणि पुरेसा दारुगोळा भरून ठेवण्याची ताकीदपत्र पाठवली। शिवाय आपली गलबत आणि तरांडे यांना मालवणास गोळा होण्याचे आदेश दिले आहेत। मालवणास गलबत राजे? इथं मिर्झा राजांचं संकट घोंगावतंय आणि आरमारी मोहीम गरजेची आहे औसाहेब। मिर्झा राजा एव्हाना बुऱ्हाणपुरापर्यंत पोहोचला। त्याला स्वराज्यावर चालून येण्यास अजून अवधी आहे। तेवढ्या अवधीत खर्चाची तजवीज करावी लागेल, कारण मिर्झा राजा मोठा राजकारणी, धुरंधर, मुत्सद्दी आहे। त्याच्याशी लढण्यात पुष्कळ वेळ आणि खर्च येईल। त्यात सिंधुदुर्गाचं सुरू असलेलं कामही आपल्याला मध्येच थांबवता येणार नाही। शिवाय मिर्झा राजेंविरोधाच्या लढाईस तोंड फुटण्याआधी स्वराज्याच्या खजिन्यात भर टाकणं आवश्यक आहे। ते तर आहेच औसाहेब। आणि औसाहेब, त्याचबरोबर स्वराज्याच्या सैन्य बळाची ताकद मिर्झा राजाला दाखवून देणं देखील आवश्यक आहे। आम्ही एवढ्या ईर्षेनं आरमार उभं केलं, परंतु शत्रूला आपला आरमार कमकुवत वाटतं। त्या आरमाराची ताकद शत्रूला दाखवून देण्याची ही वेळ आहे। विजापूरकर आदिलशाह आणि बेदनूरचा राजा यांच्यातलं वैमनस्य संपुष्टात आलंय, त्यामुळे त्या प्रांतात फौजेचा फारसा राबता नाही। या बेदनूरकर राजाचं बंदर आहे बसनूर, मोठा ऐश्वर्य संपन्न आहे, जणू मधाचं पोळच। ती चाळून फस्त करायलाच हवं, म्हणजे खजिना तर मिळेलच, पण मराठी आरमारावरच्या तोफा गरजून विजापूरकर आणि पोर्तुगीजांच्या छातीत धडकी भरवली। आणि त्याचबरोबर मिर्झा राजाला सुद्धा कळेल स्वराज्याची ताकद।